जी क्लास 10th जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 10 यानी चैप्टर नंबर 1 जो है वो तो आपका मेरा ख्याल है फिनिश हो चुका है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें कुछ मतलब शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिनका आंसर सेम टू सेम बुक में आमतौर पे नहीं होता। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड में चैप्टर के अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और ये वाले भी आते हैं। अब इनकी मुख्तलिफ़ तरह की रेशो होती है। आप समझें कभी आधे ये आ जाते हैं और आधे वो आ जाते हैं, कभी कोई 60% और 40% वाला जो है वो मतलब हिसाब हो जाता है। बहरहाल ये भी पेपर में आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो इनके आंसर चूँकि बुक में नहीं होते तो मैंने कहा कि इनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँ। तो आज हम इसके जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट वाला आप ज़रा चेक करें। इसमें लिखा है कि अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर लें तो इसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 10 क्लास आपको याद होगा, सिंपल पेंडुलम के टॉपिक में टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने का फार्मूला हमने पढ़ा था 2π√L/G। अब देखें उसने क्वेश्चन में कहा है कि लेंथ को डबल करें तो देखते हैं टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये L का मतलब पेंडुलम की लेंथ है, और आप जानते हैं कुछ बच्चे वैसे कह देते हैं लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। नहीं, यहाँ तक नहीं होती, बल्कि सेंटर तक होती है, बॉल के सेंटर तक होती है। तो लेंथ को मैं डबल करने लगा हूँ, यानी L की जगह 2L आएगा। तो आप ज़रा चेक करें, 2π, ये मैंने लेंथ को डबल कर दिया है। अब ये गलती, बहुत बड़ी गलती, इसको भी आप t कह रहे हैं, इसको भी आप t कह रहे हैं, फ़र्क तो होगा, उसमें 2 नहीं आ रहा, इसमें 2 आ रहा है अंडर रूट में। तो आप इसको थोड़ा सा फ़र्क डालने के लिए t' कह दें, यानी चेंज ही करना है ना, या इसको t1 कह दें, इसको t2 कह दें, सेम नहीं रखना, इन दोनों को सेम नहीं रखना आपने। अच्छा जी, उसके बाद ये आएगा 2π। इसको मैं ऐसे अगर लिखूं तो ये गलती नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। मैथ का रूल होता है जब मल्टीप्लाई आ रहा हो तो स्क्वायर रूट को तोड़ा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। इसको आप थोड़ा सा बाहर निकाल के लिखें और देखें आपके पास क्या आता है, t'√2 2πL/G, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये ज़रा चेक करें, ये t के बराबर है। तो ये t आ गया और ये t' आ गया, और √2 1.41 होता है तकरीबन। तो जो नया टाइम पीरियड होगा, नया टाइम पीरियड जब आपने लेंथ को डबल किया है वो पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले वाले को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है जो 1 से बड़ा नंबर है। अगर 1 से छोटा होता फिर आंसर छोटा हो जाता है मल्टीप्लाई करने से, लेकिन अब मल्टीप्लाई करने से आंसर बड़ा होगा। तो लेंथ को अगर आप डबल करेंगे तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। ये है जी इसका आंसर, कि नया टाइम पीरियड पुराने वाले से इतने टाइम 1.4 टाइम ज़्यादा होगा, या ऐसे कह दें नया टाइम पीरियड पुराने से √2 टाइम ज़्यादा होगा। अच्छा जी, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक बॉल को आपने ड्रॉप किया किसी हाइट से ज़मीन के ऊपर, फ्लोर पे, फर्श पे, एंड कीप्स बाउंसिंग, और वो बाउंसिंग जारी रखता है। इज़ द मोशन ऑफ बॉल सिंपल हार्मोनिक। आप इस बात को एक्सप्लेन करें। तो भाई बात ये है, जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है और बार बार बाउंस हो रहा है तो आप लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, यानी उसकी एनर्जी कम हो रही है। ये बॉल है, बॉल को नीचे फेंका, ये टकराने के बाद ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है फ्रिक्शन की वजह से, हीट की वजह से। इस जगह पे फ्रिक्शन है, इस जगह पे हीट है, जब बॉल नीचे आके टकराता है। फिर बॉल नीचे आएगा, फिर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जंप करेगा, फिर जब बॉल नीचे आएगा फिर यहाँ तक जंप करेगा, फिर यहाँ तक जंप करेगा, फिर यहाँ तक जंप करेगा, फिर यहाँ तक जंप करेगा। इसका मतलब है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, लिहाजा
इट इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसकी मूवमेंट कम नहीं होती बल्कि उतनी रहती है। और 10th क्लास आपको पता नहीं याद है कि नहीं, इस चीज़ का, इस फासले का क्या नाम होता है? इसका नाम होता है एम्पलीट्यूड। इस केस में एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली कम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कम नहीं होता बल्कि हमेशा उतना रहता है। लेकिन यहाँ तो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, इसका मतलब है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो ये तो था सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। थर्ड देखते हैं। एक स्टूडेंट है, वो 2 एक्सपेरिमेंट कर रहा है सिंपल पेंडुलम से। उसने 2 बॉब्स का मतलब है बॉल, पेंडुलम में जो बॉल लगता है नीचे, उसको बॉब बोलते हैं, BOB बॉब। तो 2 बॉब उसने यूज़ किए हैं डिफरेंट मैसेज के, बाकी पैरामीटर कांस्टेंट है, मतलब धागे की लंबाई वही है, स्टॉप वॉच वही है। अच्छा जी, उसके मुताबिक टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है? मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं कि थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है। भाई बात ये है, एक पेंडुलम ये है और एक पेंडुलम ये है। ये मैस में थोड़ा सा फ़र्क है, इसका मैस M1 है, इसका मैस M2 है, ठीक है। बाकी धागे की लंबाई उतनी है तकरीबन, सारा कुछ वही है, स्टॉप वॉच भी सेम है। तो जब एक स्टूडेंट ने इसके साथ वो एक्सपेरिमेंट किया और टाइम पीरियड निकाला, और जब इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया और टाइम पीरियड निकाला, मतलब टाइम पीरियड सेम है दोनों का। टाइम पीरियड की डेफिनेशन, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लगता है। तो आप बताएं टाइम पीरियड सेम कैसे आ गया? इसका आंसर ये है कि टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला ये होता है। और 10th क्लास आप खुद देखें कि इसमें M नहीं आ रहा, यानी मैस नहीं आ रहा, तो मैस का तो फिर कोई ताल्लुक नहीं है, मैस बड़ा हो या छोटा हो। तो आप यही लिखेंगे कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैस। मैस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए टाइम पीरियड सेम है। यानी मैस को थोड़ा चेंज कर दिया, पहले बड़ा था फिर थोड़ा छोटा कर दिया, तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने ये पूछा भाई क्यों नहीं पड़ेगा, तो आप बताएं टाइम पीरियड में तो मैस आ ही नहीं रहा, तो फ़र्क कहाँ से पड़ेगा? फ़र्क तब पड़े जब इसमें मैस आ रहा हो। फिर मैं आपसे कहूँ जी मैंने मैस को चेंज किया तो टाइम पीरियड चेंज, जब मैस आ ही नहीं रहा तो टाइम पीरियड कहाँ से चेंज हो गया? तो यही है जी इसका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, फोर्थ क्वेश्चन बड़ा इजी है। व्हाट टाइप्स ऑफ वेव डू नॉट रिक्वायर, कौन सी ऐसी वेव होती हैं जिनको रिक्वायर नहीं होता एनी मतलब मटेरियल मीडियम, कोई मीडियम जिसमें से वो गुजर सकें फॉर देयर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है गुजरना। तो ये आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि 2 तरह की वेव होती हैं, एक जिनको गुजरने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, उसकी बात नहीं करनी, एक वो जिन्हें गुजरने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, उन वेव का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इसका आंसर है। साथ आप थोड़ी सी एग्जांपल दे दें, इसमें गैमा रेज भी आती हैं, इसमें एक्स रेज भी आती हैं, इसमें अल्ट्रा वायलेट भी आती हैं, इसमें विजिबल लाइट भी जो आपको नज़र आ रही है इस टाइम भी नज़र आ रही है, इसमें इंफ्रारेड लाइट भी होती है जो कि नज़र नहीं आती, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में से निकलती है, कैमरे में से निकलती है इंफ्रारेड, अंधेरे में देखने वाला कैमरा उसमें से निकलती है, इसमें रेडियो वेव्स भी हैं और इसमें माइक्रोवेव्स भी हैं। माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव, ये 7 टाइप्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ये ऐसी वेव होती हैं जिन्हें गुजरने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये आगे बढ़ती हैं विदाउट मीडियम, बगैर मीडियम के। अब देखें ना, सूरज से आने वाली लाइट, सनलाइट जो आप तक आ रही है, वो भी स्पेस में से गुजर के आ रही है, तो स्पेस में तो मीडियम ही कोई नहीं है।
स्पेस में कोई मीडियम नहीं है वैसे वो आ रही है, इट मीन के विदाउट मीडियम वो ट्रैवल करती है। अच्छा जी, ये बड़ा सिंपल सा है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें आपने यही बातें लिखनी है। उसके बाद जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है 10.5, उस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है प्लेन वेव रिपल टैंक में पैदा हुई है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, जब वो डीप से शैलो वाटर में जाती हैं तो स्पीड में क्या फ़र्क आएगा उसकी मतलब वजह से। ठीक है, एक दफ़ा फिर मैं इस बात को रिपीट कर दूं कि रिपल टैंक है, उसके अंदर वेव्स हैं और उसने कहा है प्लेन वेव पैदा हो रही हैं और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उनकी जो है वो मतलब स्पीड में। अच्छा जी, 10.5 देखें, हमने रिपल टैंक में बात की थी डीप वाटर भी होता है, डीप वाटर, और शैलो वाटर भी होता है, कम गहरा पानी, शैलो वाटर। इसके अलावा हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तब होती है जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, यानी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाए। तो अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें, डीप वाटर, जैसे ये डीप वाटर है, उसके बाद ऐसे कर लें, इसमें कोई आपने कोई चीज़ ला के डाल दी पानी में, ठीक है, तो ये डीप वाटर है और ये शैलो वाटर है। ज़्यादा गहरा पानी, कम गहरा पानी। स्टूडेंट आप खुद देखें, जब पानी यहाँ से वहाँ जाएगा तो वेव का साइज़ ज़रा छोटा हो जाएगा, यानी यहाँ जो लैम्बडा है वो कम, अब मैंने उर्दू में लिखा है लैम्बडा कम हो जाएगा, और यहाँ लैम्बडा यानी वेव बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं V इज़ इक्वल टू एफ लैम्बडा, ये आपने पढ़ा हुआ है। अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाए तो इसका मतलब है कि स्पीड कम हो जाएगी अगर लैम्बडा कम होगा, और अगर लैम्बडा ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो यही इसका आंसर है। उसने असल में क्या पूछा है, स्पीड में क्या चेंज आएगा। तो भाई अगर डीप से शैलो में जा रहा है तो स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि लैम्बडा कम, और अगर शैलो से डीप में आ रहा है तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि लैम्बडा ज़्यादा हो गया। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये समझ आ गए होंगे। तो अब आपने इसी तरह इनको लिख लेना है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, अगर मैं उसको लिखता तो काफ़ी टाइम लगता, इसलिए लेक्चर चूँकि शॉर्ट सा होता है मतलब लिमिटेड सा, तो अब आपने खुद ही, अब आप जहाँ से मर्ज़ी याद करें, लेकिन ये है कि कम से कम आपको लिखना आना चाहिए। और याद रखिएगा कि ये जो जितने भी मतलब जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल, इनको याद करना ज़रूरी है, ये अक्सर पेपर में आ जाते हैं। तो थैंक यू 10 क्लास।